Hello everyone, welcome to GS tutorial. My name is Brajesh Kumar. So today we are discussing about Modern India Part 2. Hope you watched the Part 1 video. If you don't watch Part 1, please go and watch. In Part 1 we are discussing about arrival of Europeans and then expansion of in further regional states and then consolidation. So in this video we are going to discuss Part 2. In which we are discussing about different acts like 17(3) Regulating Act, and then Pitt's India Act, Pitt's 1782, then Charter Act, Charter 1813, then Charter Act 1833. Then Charter Act 1853, and we are discussing about different lands reform settlement like by Cornwallis, permanent settlement, then by Thomas Munro, it's Rayatwari, and then Malwari system. So in this video we are going to discuss about all these things. मतलब इसमें सारे जितने भी एक्ट्स आए थे उन एक्ट, क्योंकि ये एक्ट एक तो हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है ही, फिर पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पर्पज से भी ये सारे एक्ट उतने ही इम्पोर्टेंट है. तो इन एक्ट्स में क्या क्या कुछ इसके स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि उनमें क्या चेंजेस लाए गए थे डिफरेंट एक्ट्स में, और उसके थ्रू उसका इंडिया के रूल रेगुलेशन पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और उसे हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं. तो आइए लेट्स स्टार्ट. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसे शेयर करें, अपने ग्रुप में अपने साथियों के बीच अपने हिसाब से 2 लाइन लिख के इसे अपने ग्रुप में शेयर करें. तो इसमें हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने पूरा इधर पंजाब, यहाँ मराठा, फिर इधर ये त्रावणकोर, फिर इधर मैसूर, फिर इधर मद्रास, फिर इधर हैदराबाद, और उसी तरह यहाँ अवध, फिर इस तरह इधर बंगाल रीजन, और इधर फिर आ जाता है नॉर्थ इंडिया. तो इस तरह डिफरेंट सब्सिडी अलायंस के थ्रू या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू, तो इस तरह इन सब पॉलिसी के थ्रू ब्रिटिशर्स ने किस तरह अपने पावर को कंसोलिडेट किया. पहले तो वो प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन सब के थ्रू बंगाल पे कब्जा किया, फिर वहां के दीवानी और फौजदार निजामत राइट सब शाह आलम द्वितीय से अपने पास लिया, और उसके बाद रेवेन्यू जनरेट किया. उसके थ्रू फिर डिफरेंट सारे किंगडम, जैसे मैसूर के साथ एंग्लो मैसूर वार हुआ, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया. एंग्लो मैसूर वार 1, 2, 3, 4 इन सब के साथ. फिर मराठा के साथ डिफरेंट सा वार हुआ, उसके बाद उनके साथ डिफरेंट ट्रीटी हुई. फाइनली ट्रीटी ऑफ बेसिन 1818 में फिर मराठा किंगडम सब्सिडी अलायंस साइन कर लेती है और ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन जाता है. और उसके बाद उसी तरह फिर मैसूर हो गया, फिर ये हो गया. फिर हमने देखा था कि पंजाब को किस तरह डलहौजी रंजीत सिंह के मरने के बाद दलीप सिंह को पेंशन पे विदेश ब्रिटेन में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है. तो फिर एंग्लो पंजाब वार भी 2 बार हुआ था, 1 और 2. तो इस तरह हमने देख लिया कि किस तरह ब्रिटिश का डिफरेंट सारे इंडियन रीजन में, डिफरेंट रीजनल स्टेट में किस तरह उनका एक्सपेंशन हुआ और कंसोलिडेशन हुआ. और उसके बाद क्या होता है कि इनमें प्लासी के बाद फिर पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना यहाँ शासन करती है. उसके बाद एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है. इससे पहले आपको पता है कि क्लाइव ने वो डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम अपनाया था, जिसमें कि नवाब को, एक पपेट नवाब को बैठा दिया जाता था, लेकिन वो पूरी तरह अपने फाइनेंशियल या पुलिस फोर्स दोनों के लिए किस पे डिपेंड रहता था, कंपनी पे. तो इस तरह तो उसका डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कुछ दिन के लिए चला. उसके बाद उसका टेन्योर 1770s में खत्म हो जाता है. फिर आता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, कौन? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट एक बनाया जाता है, जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट कौन बनाता है? तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया में कंपनी के शासन के लिए कुछ रेगुलेटिंग एक्ट
यहाँ पास करती है वहां पे, जिसको कि यहाँ पे यहाँ के गवर्नर को फॉलो करना होता है। तो 1773 और 93 ये रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला था। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या इसमें डिस्कस किया गया था 1773 वाले एक्ट में। एक तो इसमें सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD 24 होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये जैसे आज के टाइम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह आप समझ सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, जो कि सारे डिसीजन को यहाँ इंडिया में जो भी अफेयर्स होते थे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का, उसका डिसीजन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थ्रू लिया जाता था, जिसका हेड कौन होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल। और उसके बाद यहाँ ये अपना रिपोर्ट सबमिट करता था कहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो भी यहाँ होता था। जिस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है या पार्लियामेंट में अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, उसी तरह इसमें भी काम होता है। फिर गवर्नर ऑफ बंगाल, इसमें गवर्नर जनरल बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद इसी एक्ट के तहत 1773 वाले एक्ट के तहत क्या किया जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। कहाँ, कोलकाता में। कोलकाता में क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है, जिसका फर्स्ट स्टेट पीसीएस एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे इसमें, फर्स्ट एलिजे इनफ्रे, एलिजे इनफ्रे, ये आप नोट कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट पूछा जाए, एलिजे इनफ्रे। ये मैं आपको इसे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल, GS ट्यूटोरियल PDF करके है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एलिजे इनफ्रे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ। ओके, तो एलिजिबल पे तो 1773 वाले एक्ट के तहत क्या क्या हो गया, सिस्टम बन गया। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा जिसमें 24 मेंबर होंगे, और इसका हेड कौन होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और उसके बाद ये कहा, कोलकाता में, कोलकाता, और उसके एलिजे इनफ्रे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस होते हैं। तो 1773 वाले एक्ट में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एक आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1782 या 1784 भी, सॉरी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें क्या किया जाता है, इंग्लैंड में उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का प्रोविजन था, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब इसमें प्रोविजन किया जाता है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 4+2, तो जिसमें 4+ और इसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर और ये 4 प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल क्या होता है, प्रीवी काउंसिल और ये कैबिनेट में। तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 मेंबर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहां कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो होंगे, और 4 प्रीवी काउंसिल जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं उनसे नॉमिनेट किए जाते थे। तो ये हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रोविजन किसमें किया गया, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में। और उसके बाद इसमें इसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें की 3+1 4 मेंबर होते थे, जिसमें गवर्नर जनरल और उनके सहयोग के लिए 3 मेंबर और होते थे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो जितने भी डिसीजन थे सब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू लिए जाते थे। उसके बाद गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वुड बी मोर पावर। तो बंगाल, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास से ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। तो इस तरह ये 3-4 प्रोविजन हमने देख लिया क्या, पिट्स इंडिया एक्ट में। उसके बाद चार्टर एक्ट, ये 3 बार 4 बार है, एक 1793 में, फिर एक 1813 में। तो ये चार्टर एक्ट आप देखिएगा हर 20 साल में अप्रोक्सीमेटली हर 20 साल में आता है। तो 1783 में 93 में फर्स्ट है, फिर सेकेंड 1813 में, फिर थर्ड 1833 हो जाएगा, फिर फोर्थ, फिर 1853। तो इस तरह ये आ गया था कॉर्नवालिस के टाइम में। आपको उस टाइम का जो भी गवर्नर जनरल था उसका नाम भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये कॉर्नवालिस के टाइम में, फिर इस टाइम वाला उतना इम्पोर्टेंट, ये बेंटिक के टाइम में, बेंटिक ये हेस्टिंग करके ही था,
एक उसके टाइम में एक वारेन हेस्टिंग्स था, एक दूसरा फिर हेस्टिंग्स 2 करके, और उसके बाद ये डलहौजी के टाइम में। तो ये तीनों ही गवर्नर जनरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में ये डलहौजी, ये बेंटिक के टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना होके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। तो बेंटिक क्या था, फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल